नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। प्रीलिम्स टारगेट बैच में आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न आते हैं यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में। अभी हम टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस को, जिससे जो आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा है, मतलब जो सिविल सर्विसेज है वह परीक्षा, जिसमें आपकी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओएआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है उस परीक्षा को भी हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा यूपी में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस वीडियो सीरीज को देखकर आप उनके प्रीलिम्स आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। ज्यादा फोकस हम पीसीएस पर और आरओएआरओ पे हैं, क्योंकि इनका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें जो जीएस वाला पार्ट है वह आप यहां से कवर कर सकते हैं। जैसे कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है, उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, यह सारी चीजें भी आएंगी साथ में, तो वह आपको अलग से करना होगा। हम प्रयास कर रहे हैं जीएस वाले पोर्शन के लिए, तो उसके लिए हमने हॉट टॉपिक छाटे हैं और उसके बेसिस पर हम सिर्फ उन टॉपिक्स को देख रहे हैं और उनमें उन तथ्यों को देख रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व के विषय में अगर हम देखें तो यह तीन प्रमुख बातें करता है। नीति निर्देशक तत्व तीन आधारों पर बनाया जाता है। एक आधार यह वह लक्ष्य है और वो उद्देश्य है जिसको किसी समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी समाज का क्या लक्ष्य हो और जो नीतियां बनाई जाए उस समाज में उनका क्या उद्देश्य हो, यह बताता है नीति निर्देशक तत्व। तो नीतियां बनाने के पीछे जो एथिक्स काम करती है वह एथिक्स कौन सी है, या उस एथिक्स का आधार क्या है? नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। मतलब ऐसे अधिकार जो मौलिक तो हैं लेकिन वह मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, वह अधिकार भी मिलने चाहिए। तो उन अधिकारों को कहाँ रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके मौलिक अधिकार है इनको सबसे पहली चीज आसानी से बदला नहीं जा सकता। दूसरा, अगर आपके मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रहार होता है उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस में भी आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को मिलने ही चाहिए और उसके पीछे पूरा प्रावधान है। परंतु कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो मिलने चाहिए किसी व्यक्ति को, लेकिन सरकार पर बाध्यता नहीं है। अर्थात एक सभ्य समाज को यह अधिकार भी मिलने चाहिए, लेकिन हो सकता है सरकार की जो क्षमता है वह अभी उस स्तर की नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। हालांकि आप देखेंगे कि बाद में जो नीति निर्देशक तत्व के कुछ अधिकार हैं वह अधिकार ट्रांसफर होंगे मौलिक अधिकारों में। मतलब इनको मौलिक बनाया जाना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है उसकी क्षमता अभी इतनी नहीं है कि इनको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए। तो धीरे धीरे मौलिक अधिकारों में इनको ट्रांसफर करना है। कुछ इस तरह के उद्देश्य हमको दिखते हैं। तो दूसरा यह अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन किसी नागरिक को वह अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा इसका आधार क्या है? वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात नीतियां बनाते समय सरकार के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स की बात यहाँ की जा रही है। तो नीति निर्देशक तत्व के विषय में अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो आप कहेंगे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी उस भारत की कल्पना हमको नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है। नीति निर्देशक, ध्यान रखिएगा, नीति बनाने के लिए निर्देश क्या है? तो भारत की कल्पना हमको कहां दिखती है? नीति निर्देशक तत्वों में। तो नीति निर्देशक तत्व है और जो मौलिक अधिकार है इनके मध्य किस तरह का संबंध है? तो यदि हम उसको देखें तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं वह सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती किसी नागरिक के खिलाफ। तो यह कैसे है? नकारात्मक आप एक तरह से कह सकते हैं, या नकारात्मक की जगह आप कहिए प्रतिबंधात्मक। मतलब सरकार पर यह बंधन लगाते हैं। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। मतलब सरकार को प्रोत्साहित करते हैं कि सरकार ऐसा करे। तो एक रोक लगाता है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, वह क्या है? मौलिक अधिकार। वही जो दूसरा आपका नीति निर्देशक तत्व है उसमें सरकार को प्रेरणा मिलती है या सरकार को प्रोत्साहन मिलता है वह समाज के लिए कुछ करे। दूसरा, जो मौलिक अधिकार हैं यह मूल ढांचे में शामिल होते हैं संविधान के, और मूल ढांचे में संविधान के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था हमको मिलती है, लेकिन कुछ प्रावधान हम देखेंगे कि जब मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन
किया जाएगा। तो मौलिक अधिकार होना यह मूल ढांचे का पार्ट है, लेकिन मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार होंगे वह मूल ढांचे का पार्ट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यह अंतर क्या है। वहीं जब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, तो यह मूल ढांचे का भाग नहीं है, लेकिन जो इसके उद्देश्य हैं वह उद्देश्य हमको मूल ढांचे में मिलते हैं। अंतर को आप समझिए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया। संपत्ति के अधिकार से संबंधित यह मामला था। हमने पहले देखा था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बाद में इसको कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो वह मामला पहुंचा कोर्ट। कोर्ट ने इस मामले में माना कि जो संपत्ति का अधिकार है वह संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं है, क्योंकि बात की जा रही थी कि मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए और मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं मूल ढांचे का पार्ट है और मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब मौलिक अधिकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पर प्रावधान क्या है? मौलिक अधिकार संविधान में बने रहेंगे। यह बात तो ठीक है, पर कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे इस पर हमको विवाद मिलेगा, या इसमें जो सरकार की नीतियां हैं वह परिवर्तन कर सकती हैं। तो सरकार ने परिवर्तन क्या किया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया, और जब इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया तो यह चैलेंज इस बेस पर हुआ कोर्ट में कि यह तो मूल ढांचे का पार्ट है। तो उस केस में कोर्ट ने यह माना कि मूल ढांचे का यह पार्ट नहीं है और संसद को यह अधिकार है कि संविधान में संशोधन करके इसको मौलिक अधिकारों से बाहर कर सके। दूसरा मामला आता है 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी और उसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन हुआ और जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कब बना, पहला। दूसरा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कवर होता है? तो अनुच्छेद 300A, और यह कानूनी अधिकार है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में यह परिवर्तन हुआ था। नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है और आयरलैंड में संविधान बना था 1939 में, और उसके संविधान में इसको संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। और कहा किसने? ग्रेनविल ऑक्टिन ने। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और आयरलैंड का संविधान कब बना? 1939 में। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वह अनुदेशों के समान है, मतलब निर्देश हैं या आदेश आप कह सकते हैं, तो आदेश के समान है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों द्वारा जारी किए जाते थे। तो यह वह आदेश हैं जो सामान्यतः पहले जारी किए जाते थे। किसके द्वारा? जो औपनिवेशिक कॉलोनियां थी उनके गवर्नरों द्वारा। तो वही निर्देश संविधान में दिए गए हैं किसके रूप में? नीति निर्देशक तत्व के रूप में। जो अनुच्छेद 37 है उसमें कहा गया है कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वह देश के शासन में मूलभूत है और राज्य का यह कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। तो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जिनको किसी सरकार को लागू करना चाहिए। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाए। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग समाजवादी, दूसरा भाग गांधीवादी और तीसरा भाग उदार बौद्धिक। यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कितने तरह के भाग नीति निर्देशक तत्वों के हमको मिलते हैं। तो 3 भाग है, एक समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक। तीनों को हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे मौलिक अधिकारों के केस में यदि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं होते हैं तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं यदि इनकी पूर्ति नहीं होती है तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और 3 भाग इसके हमको मिलते हैं। सबसे पहले जो समाजवादी सिद्धांत है इसमें अनुच्छेद 38 आपको मिलता है। यह कहता है जो आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो अवसरों की असमानता है उसको समाप्त किया जाए। अवसरों की समानता उपलब्ध करवाना वह अलग तथ्य है, वह मौलिक अधिकार का पार्ट है। यह अंतर आप ध्यान रखिएगा, यही अंतर पूछ के कंफ्यूज किया जाता है आपको।
स्पेशली यूपीएससी ऐसे काम बहुत करता है। तो जो अवसर की असमानता है उसको समाप्त करना लक्ष्य किसका है? नीति निर्देशक सिद्धांत का। लेकिन जो अवसर की समानता है वह उपलब्ध कराना किसका लक्ष्य है? मौलिक अधिकारों का। उसके बाद अनुच्छेद 39 का प्रोविजन, इसमें लिखा है कि जो पर्याप्त साधन है, भौतिक संसाधन है, संसाधनों का जो सम वितरण है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था है, बच्चों का जो स्वास्थ्य विकास है, इन सब को सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें दो चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 का पार्ट है, और बच्चों का स्वास्थ्य विकास, यह भी अनुच्छेद 39 का पार्ट है। फिर इसी का एक सब पार्ट बनता है 39A, निःशुल्क विधिक सहायता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कानूनी सहायता किसी व्यक्ति को निःशुल्क मिले, यह भी समाजवादी सिद्धांत का पार्ट है। अनुच्छेद 42 यह भी पार्ट है। यह कहता है कि निःशक्तता की दशा में लोक सहायता प्राप्त हो, मतलब लोगों की मदद प्राप्त हो यदि कोई असहाय हो। अब इससे आप समझिए कि किस तरह का प्रोविजन है। सरकार ऐसा कोई टैक्स लगा सकती है जिससे जो असहाय आदमी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। जैसे दिव्यांग टैक्स, सरकार एक ऐसा टैक्स लगा सकती है जिसके माध्यम से दिव्यांगों के कल्याण के लिए क्या बनाया जाए? कोष, और उस कोष को दिव्यांग कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो यह कहाँ प्रोविजन है? समाजवादी सिद्धांत में। 43 निर्वाह मजदूरी, ऐसी मजदूरी मिले जिससे कोई व्यक्ति अपना जीवन चला सके, तो उतनी मजदूरी तो कम से कम किसी को मिलनी ही चाहिए। यह भी समाजवादी सिद्धांत का पार्ट है और इसी का सब पार्ट है 43A क्या कहता है कि जो उद्योग है, जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उन सब में जो कर्मकार है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो यह भी किसका पार्ट है? नीति निर्देशक सिद्धांत का। अगला अनुच्छेद 47, इसमें प्रोविजन है कि जो लोक स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों की सुधार किया जाए। दूसरे सिद्धांत हमको मिलते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहला अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत का प्रोविजन देता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। अनुच्छेद 43 यह प्रोविजन देता है कुटीर उद्योग का। यहाँ देखिए निर्वाह मजदूरी भी 43 के अंतर्गत है और जो कुटीर उद्योग हैं यह भी 43 के ही अंतर्गत है। 43B सहकारी समितियों की बात करता है। 43A उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी हो उसकी बात करता है। 46 यह बात करता है कि जो कमजोर वर्ग हैं उनकी शोषण से सुरक्षा हो। 47 यह कहता है कि जो मदिरापान है अर्थात जो शराब पीना है इसको प्रतिबंधित किया जाए, मतलब रोका जाए। तो स्वास्थ्य सुरक्षा से यह संबंधित है। अनुच्छेद 47। 48 जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाई जाए, अर्थात अगर सरकार चाहे तो जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगा सकती है। तो यह कहां प्रोविजन है? अनुच्छेद 48 में। तीसरा उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक में देखें तो 49 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात की जाती है, यह कहां है? अनुच्छेद 49 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 45 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। अब यह क्या बन गया है? मौलिक अधिकार। तो उदार बौद्धिक जो अधिकार था 45 यह चला गया कहां? मौलिक अधिकार में। 48A पर्यावरण संरक्षण। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 50 यह क्या है? जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है यह दोनों अलग अलग काम करे। तो शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में, वह भी इसी में शामिल है। यह प्रश्न भी यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति से यह संबंधित है। तो समाजवादी अर्थात समाज का जो विकास हो उससे संबंधित सिद्धांत इसमें मिलते हैं। गांधीवादी जिसमें गांधी जी की जो विचारधारा है उससे संबंधित प्रावधान हमको मिलते हैं। यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न में आपसे पूछा गया यदि गांधी जी जिंदा होते और वह भी कब? जब संविधान लागू हुआ या जब बनकर तैयार हुआ, तो उस समय संविधान में गांधी जी की विचारधाराओं का कितना प्रभाव होता? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आप ध्यान देंगे कि जो गांधी जी की विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं का संविधान में हमको स्थान दिखता है। और कहां पर? नीति निर्देशक तथ्यों में। इसके अलावा जो अन्य प्रोविजंस हैं जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, मतलब तृतीय स्तर की जो शासन व्यवस्था है वह हमको गांधी जी से ही कनेक्टेड मिलती है। तो रेफरेंस के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन के विषय में हम समझ लेते हैं जो कि हुआ 1976 में। यह नीति निर्देशक तत्वों से कनेक्टेड है। कैसे? इससे 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए।
कौन सा? 39 क्या है? जो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करे। 39A जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। 43A जो उद्योग धंधे हैं उनमें श्रमिकों की भागीदारी हो। 48A जो रक्षा और पर्यावरण से संबंधित विषय हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई। तो जो अभी हमने पीछे प्रोविजंस देखे उन्हीं का यह एक्सटेंशन है। उनको कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और उसके माध्यम से 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। इस 44वें को आप कर लीजिएगा 42वां। यह था कौन सा? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। 78 में जो हुआ वह है 44वां। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप ध्यान रखिएगा। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसमें यह प्रोविजन किया गया कि जो अवसरों की असमानता है उसको समाप्त किया जाए। 38 के अंतर्गत 83वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और इसके तहत जो अनुच्छेद 45 था नीति निर्देशक सिद्धांत का उसको शामिल किया गया मौलिक अधिकार में और इसको रखा गया कहां? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, जहां पर जीवन का अधिकार है। इसके अंतर्गत 21 के अंतर्गत उसी के पार्ट ए में इसको रखा गया। और जो प्राथमिक शिक्षा है 14 साल की उम्र तक उसको रखा गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन था, कब हुआ, क्या प्रोविजन हुआ, मतलब किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया और किस अनुच्छेद से इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद पहले कौन सा था? 45। पार्ट था नीति निर्देशक तत्वों का और इसको शामिल कहां किया गया? फंडामेंटल राइट्स में, मतलब मौलिक अधिकार में। संविधान संशोधन कौन सा था? 86 मतलब 83वां और हुआ कब? 2002 में। 97वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2011 में। इसके तहत जो सहकारी समितियां हैं उनकी स्थापना की गई अनुच्छेद 43B के तहत। तो यह कुछ प्रमुख संशोधन है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। जो सिद्धांत काम करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के पीछे वह कौन से हैं? जो संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव, वो कहते हैं कि 2 तरह के व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए। सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्यों हैं या उनके पीछे क्या सिद्धांत हैं। तो VN राव इसकी बात करते हैं। वह बताते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार 2 प्रकार के होने चाहिए। एक न्यायोचित, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट्स को, न्यायोचित है, न्यायालय में आप जा सकते हैं। दूसरे गैर न्यायोचित, मतलब जिसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसमें शामिल होता है नीति निर्देशक तत्व। तो 2 तरह के अधिकार मिलने चाहिए किसी व्यक्ति को। एक जिसके लिए न्यायालय में जाया जा सके, मतलब सरकार पे यह बाध्यता हो यह अधिकार वह प्रदान करवाए। दूसरा गैर न्यायोचित, मतलब सरकार पे बाध्यता नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो सिद्धांत हैं वह यही काम करते हैं। अब इसको आप और थोड़ा समझिए। जब संविधान बना तो मौलिक अधिकार आपके दिए गए और मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन होते रहे समय के साथ। लेकिन मौलिक अधिकार बनाए जाने के पीछे जो सिद्धांत था यह क्या था कि मूल अधिकार हैं, मतलब किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कम से कम इतने अधिकार तो मिलने ही चाहिए। पर मनुष्य का केवल जीवन जीना ही तो अधिकार नहीं है, उसके कुछ अन्य भी अधिकार है। तो उन अधिकारों की पूर्ति कैसे हो, उसके लिए बने कौन से? निर्देशक सिद्धांत। मतलब सरकार को अपनी नीतियों में इनको शामिल करना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास कर सके। तो मूल अधिकार या जीवन जीने के लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं वह दिया गया मौलिक अधिकार में। मतलब इसको तो हर व्यक्ति को प्रदान किया ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जो विकास के पीछे काम करते हैं किसी व्यक्ति के, वह दिए गए कहां? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनकी कुछ आलोचना भी हमको मिलती है। जैसे सबसे पहली आलोचना कि इसकी कोई कानूनी शक्ति नहीं है, मतलब कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें TK शाह मिलेंगे जो कहते हैं अतिरेक कर्मकांडी है। यह सब पूछा जाता है कि किसने क्या कहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा TT कृष्णमाचारी, यह कहते हैं सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्ताव की तरह है, मतलब नए साल में जिस तरह की घोषणाएं आती हैं उसी तरह की कुछ है, साल खत्म होते होते यह पूरी नहीं होती है। अतिरेक कर्मकांडी, मतलब कर्मकांड है, ऐसा दिखावा जैसा बहुत है, यह वास्तविक रूप से लागू नहीं हो पाएंगे। KC व्हीलर कहते हैं लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, मतलब सरकार ने लक्ष्य तय किए हैं या संविधान के द्वारा या लक्ष्य तय किए गए हैं भारतीय समाज के लिए, आकांक्षाएं हैं, उन्हीं का यह घोषणा पत्र है। यह कब तक पूरे होंगे इसकी कोई डेट नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं यह कर्मकांडी आकांक्षा है, मतलब एक ऐसे लक्ष्य हैं या ऐसा कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है जो बहुत कर्मकांडी है, बहुत दिखावी टाइप की है, यह वास्तविक रूप से शायद प्राप्त
ना की जा सके। दूसरा हमको तर्क मिलता है तर्कहीन व्यवस्था। कहा जाता है कि इसके पीछे कुछ तर्क नहीं है। इसमें नाम हमको मिलेगा एन श्रीनिवास का। वह कहते हैं इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया और ना ही तर्क संगत तरीके से इनको व्यवस्थित किया गया। मतलब इसके पीछे कुछ अरेंजमेंट इनको नहीं मिलती है। फिर अगला विवाद मिलता है हमको रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराओं पे यह आधारित है और इसमें नाम मिलता है सर आइवर जेनिंग्स का। यह कहते हैं जो 19वीं सदी का इंग्लैंड था, उस इंग्लैंड का जो राजनीतिक दर्शन था, उस दर्शन पे ही यह आधारित मिलता है। अब इसको आप समझिए, इंग्लैंड ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और यह करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज को यह क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके आधुनिक बना देंगे। और आधुनिक कैसा बनाएंगे, अपने जैसा। अपने जैसा मतलब जो इनका समाज था उसके जैसा। तो इनका समाज कैसा था, 19वीं सदी का इनका समाज था, क्योंकि इन्होंने इसी समय काल में भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। तो यह कहते हैं कि जैसा इंग्लैंड है वैसा ही हम बना देंगे भारत को। उसी के तहत यह अपनी व्यवस्था को बनाते हैं। तो सर आइवर कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उसने भी उसी सपने को आगे बढ़ाया। जो इंग्लैंड का राजनीतिक दर्शन है उसी दर्शन को उसने फॉलो किया। अगला विवाद मिलता है संवैधानिक टकराव का। यह कहता है कि केंद्र राज्यों के बीच, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच यह टकराव का कारण बन सकता है। और यह विचार किसका है, के संथानम का। तो टकराव का कारण यह बन सकता है क्योंकि कई बार जो नीतियां हैं वह किस तरह की बनाई जाए, उनको लागू किस तरह किया जाए, उसके टकरावों का यह कारण बन सकता है। हालांकि जो पूर्व न्यायाधीश है MC चालगा, वह कहते हैं यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। मतलब नीति निर्देशक तत्व वह लक्ष्य है, यदि कोई समाज उसको प्राप्त कर लेता है तो उस समाज का जो स्तर है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से नीति निर्देशक से संबंधित वह सारे प्रावधान हमने देख लिए जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आलोचना में आप ध्यान रखिएगा, जो यह कानूनी शक्ति वाली बात है यह जरूर ध्यान रखिएगा, और जो यह MC चांगला का मत है इसको ध्यान रखिए, और के संथानम का मत, यह तीन तो आप जरूर ध्यान रखिए। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आए इस बात की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफी मददगार होगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।